देखिए, क्रिकेटिंग लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो 18 सीरीज लगातार जीतने के बाद में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों जो ये सीरीज की हार घर पे मिली है ना, ये सीरीज वाकई में बहुत चुभने वाली है। ये हार एक ऐसी हार है जिसको कि इग्नोर कर पाना भारत के लिए, भारत के फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों के कारणों को पता करने के लिए जाते हैं और इनके पीछे की बातों को समझते हैं, तब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी समझ में आती हैं जिनको कि सुनकर, जानकर, देखकर ऐसा लगता है कि शायद इन गलतियों को अवॉइड किया जा सकता था। शायद इन बातों को और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था और शायद एक खिलाड़ी के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा कुछ चीज़ों को अलग तरीके से कर सकते थे। शायद रिजल्ट कुछ अलग हो जाता। लेकिन इन सबके बीच में टीम में फूट पड़ने की बातें भी लोग कर रहे हैं। दरअसल भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके मनोज तिवारी ने एक चैनल के साथ बैठकर बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि सेकेंड टेस्ट मैच के बाद में जो डिसीजंस लगातार फेल होना शुरू हुए हैं, उनके बाद में टीम में अगर कल को थोड़े बहुत क्रैक भी पड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनोज तिवारी ने दरअसल अपने इसी इंटरव्यू में कहा कि भारत के लिए चीज़ों का खराब होना जो था वो बैंगलोर से ही शुरू हो गया था। भारत ने वहां पर एक टर्निंग विकेट तैयार करवाया था, लेकिन इंद्रदेव वहां पर मेहरबान हो गए और उन्होंने जो बारिश करवाई उसके कारण ओवरकास्ट कंडीशंस का पूरा फायदा उठाते न्यूजीलैंड टीम ने टीम इंडिया को 46 रन पर ऑल आउट कर दिया। मनोज ने कहा कि टीम वहां पर भी नहीं बिखरी थी, उसने पूरी ताकत के साथ वापसी करने की कोशिश करी, लेकिन जब आपके ऊपर 300 साढ़े 300 रनों की लीड हो तो उसे उतार कर टारगेट सेट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। इसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ना करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया, वो भी उनके लिए बैकफायर कर गया। क्या होता है कि जब आपके डिसीजंस आपके खिलाफ जाना शुरू होते हैं, तब वो एक के बाद एक आपके खिलाफ ही जाने लगते हैं और फिर उसके बाद में वापसी कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। रोहित के साथ में यहाँ पर यही बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन टीम में दरार, क्रैक्स पड़ने की बात को लेकर उन्होंने जो बात कही, उसे सुनकर कई लोग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जो बातें मनोज ने कही हैं वो बातें एक पाकिस्तान सरी की टीम के लिए मुझे ऐसा लगता है शायद ठीक हो सकती हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं। दरअसल मनोज तिवारी ने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि आप वाशिंगटन सुंदर को अंदर लेकर आए पुणे टेस्ट के लिए और बंदे ने बहुत ही इंस्पायरिंग परफॉर्म भी किया। उसने पूरे मैच में कुल 11 विकेट निकाले, तो ऐसे में सुंदर को आप किसी से भी कम तो नहीं आंक सकते, ये बात तय है। लेकिन इसके साथ ही मनोज ने कहा कि जब आप एक ऐसे बॉलर को अंदर लेकर आते हो जो कि बैटिंग करने में भी सक्षम है, तो आप क्लियर तौर पर सबको यही इंडिकेट कर रहे हो कि भाई अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। अब दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया ने 3 बड़े चेंजेस किए थे और इन तीनों बड़े चेंजेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों ही बैकफायर कर गए। दरअसल अगर सबसे पहले हम लोग बात करें आकाशदीप की, जिसको कि सिराज की जगह पर इंक्लूड किया गया, तो आकाशदीप की अगर हम बात करें तो पहली इनिंग में तो वैसे ही बहुत कम बॉलिंग मिली। बात करें दूसरी इनिंग की तो उसमें तो बॉलिंग ही नहीं मिली। अगला चेंज था शुभमन गिल का, जो कि हम सब जानते ही हैं कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। सरफराज बुरी तरह फेल हुआ ही था। लेकिन यहां पर जो एक सबसे बड़ा और मेजर चेंज इंडिया ने किया था वो था कुलदीप की जगह पर वाशिंगटन सुंदर को खिलाना। अब सुंदर के साथ में केस ये था कि सुंदर जो टीम इंडिया सेलेक्ट हुई थी 15 खिलाड़ियों की, उसमें भी शामिल नहीं था। तो ऐसे में सुंदर के खेलने पर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे, बट इवेंचुअली उसको डायरेक्टली टीम के अंदर बुला लिया गया और उसको टीम में यहाँ पर शामिल किया ही गया। अब सुंदर की अगर हम बात करें तो सुंदर एक फिंगर स्पिनर है, हाइट उसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग एक और प्लेयर अक्षर पटेल की बात करें तो फिंगर स्पिनर तो वो भी है और बैटिंग अच्छी वो भी कर लेता है। और जिस तरह का ट्रैक पुणे का था, ये कहना तो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं होगा कि अक्षर पटेल भी शायद यहाँ पर विकेट निकाल लेता। तो फिर टीम में आखिर क्या थिंकिंग चली कि अक्षर पटेल को आपने पूरी तरीके से इग्नोर किया और बोला कि नहीं भैया सुंदर को हम अंदर लेकर आएंगे, सुंदर को हम खिलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मनोज तिवारी का कहना है कि भाई ये जो कुछ चीज़ें हैं कि आप एक टीम में खिलाड़ी के होने के बावजूद सेम उसी तरह का दूसरा खिलाड़ी लाकर उसको आप अंदर लेके जा रहे हो टीम में, ये एक डिफरेंस पैदा कर देता है और यहाँ पर ये डिफरेंस पैदा हो सकता है, मनोज तिवारी का ये मानना है। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने ट्रूप्स को मार्च किया है, वो दरअसल कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार आखिर यहाँ पर रोहित शर्मा की जो थिंकिंग थी, जो साइकी थी, वो यहाँ पर क्या चल रही थी और क्या चीज़ थी जिसको कि सोचकर यहाँ पर आप इतने बड़े डिसीजंस को इस तरीके से ले रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी। मनोज तिवारी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि आपके पास में टीम में स्पिन रोलिंग ऑलराउंडर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था अक्षर पटेल के रूप में, जिसने कि ऐसे स्पिनिंग कंडीशंस में पहले विकेट भी लिए हुए हैं, लेकिन आपने उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। आपने कुलदीप यादव को बेंच कर दिया, आपने आकाशदीप को बेंगलुरु में नहीं खिलाया था, लेकिन आपने दूसरे टेस्ट में खिला लिया, जहां पर कि आपने उसको दूसरी इनिंग में बॉल करने के लिए नहीं दी। इसके बाद आप जब स्टार्ट करते हैं अटैक तो आप बुमराह से स्टार्ट नहीं करते।
कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो थी ये कलेक्टिव तौर पर एक तरीके से बैकफायर कर गई। और अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया आगे बढ़ा है, सोच रहा है कि हमसे क्या गलती हुई है और क्या नहीं हुई। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।